अभी मैं आद्या के कमरे में बैठी हूँ, उनके और एड्रियन के नए घर में। आज उनका हाउस वार्मिंग पार्टी है, जो 2 घंटे में शुरू होने वाला है। आद्या ने मुझे टाइम से पहले बुला लिया क्योंकि, जैसे वो कहती है, मैं फैमिली हूँ और मुझे गेस्ट्स के आने से पहले यहाँ होना चाहिए। वो इतनी स्वीट है कि मुझे यकीन ही नहीं होता मेरा भाई उससे शादी कर गया और उसने हाँ कह दिया। मैं जानती हूँ मेरा भाई इतना बुरा नहीं है, लेकिन मैं उसके मेमोरी लॉस वाले फेस को कभी जस्टिफाई नहीं करूंगी, जब उसने लिटरली सबको याद रखा था, बस अपनी जिंदगी का प्यार भूल गया था। और आद्या, जो इतनी स्वीट है, उसने उसे माफ भी कर दिया जब उसकी यादें वापस आ गईं। ये तो छोड़ो, वो तो उससे तब भी शादी करने को रेडी थी जब उसे कुछ याद नहीं था, पर फिर से उस पर फिदा हो गया था। उनकी लव स्टोरी इतनी ड्रामेटिक है, लेकिन इतनी प्योर भी, कि मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करती हूँ कि उनसे रिलेटेड हूँ। पिछले 5 सालों में आद्या और रूह ने हम सबकी जिंदगियों को रोशन किया है। रूह तो एक फरिश्ता है जो जैसे स्वर्ग से प्यार और रोशनी लेकर आई है हम सबकी दुनिया में। वो इतनी स्वीट है कि आपको कभी उसके साथ कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। सिर्फ 5 साल की है, लेकिन उसे पता है कब क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। वो अपने शब्दों को बड़े हिसाब से तौल कर बोलती है, खासकर अजनबी लोगों के साथ। लेकिन ये सब फिल्टर्स वो मेरे, एड्रियन या आद्या के साथ भूल जाती है। मैंने कभी उसे एकाक्ष के साथ नहीं देखा, जो थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि वो उसके बारे में इतने प्यार से बात करती है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ और हेडबोर्ड से टिक कर अपना फ़ोन निकालती हूँ। मैं डिसाइड करती हूँ कि रच को कॉल करके थोड़ी देर बात करूँ, आद्या के मंदिर से लौटने से पहले, और हम रेडी होने लगें। मैं कॉल लॉग खोलती हूँ और मेरी नज़र उस नंबर पर पड़ती है जिसने कल रात मुझे कॉल किया था। मेरा ध्यान उस नंबर पर 1 मिनट के लिए अटक जाता है, फिर मैं उस पर टैप करती हूँ और डिटेल्स खुल जाती हैं। मैं एडिट ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और सोचती हूँ कि इसे किस नाम से सेव करूँ। 5 मिनट लगते हैं परफेक्ट नाम सोचने में, और एक स्मर्क के साथ मैं उसे सेव करती हूँ। डैडी। मैं फिर से कॉल लॉग्स में रच का नाम ढूंढती हूँ, लेकिन उसे कॉल करने से पहले रूह मेरे पास दौड़ती हुई आती है और मेरे हाथों से फ़ोन गिर जाता है। मैं हंसी में अपनी बाहों को उसके गिर्द लपेट लेती हूँ, जब वो मेरे गालों पर प्यार से एक किस करती है। एमी। रूह। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, एमी। बहुत मिस किया, इतना, वो मेरे होल्ड से निकलती है और अपने हाथ फैलाकर दिखाती है कि उसने कितना मिस किया। मैं उसकी तरफ मुस्कुरा कर उसके गालों पर प्यार से एक किस करती हूँ। एमी ने तुम्हें और ज्यादा मिस किया, रूह। इतना ज्यादा, मैं अपनी बाहों को और ज्यादा फैला देती हूँ, रूह से ज्यादा, दिखाने के लिए कि मैंने उसे कितना ज्यादा मिस किया। वो हंसी में उठती है और मेरे सामने खड़ी हो जाती है। वो मेरे हाथों को और फैलाने की कोशिश करती है। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं इतना प्यार करती हूँ, वो मेरे फैलाए हुए हाथों की तरफ इशारा करके कहती है। मैं जोर से हंस पड़ी और रूह भी मेरे साथ हंसने लगी। हम रैंडम बातें करने लगे, वो मुझे अपने स्कूल और दोस्तों के बारे में बताने लगी और मैं उसे बताने लगी कि रचेल उसे कितना मिस करती है और उसका पूछती रहती है। जानती हो, हमारी इंग्लिश टीचर ने मेरी फ्रेंड एलिसिया को पूरी क्लास के सामने डांटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक सम गलत किया, तो मैंने अपनी पेंसिल उठाई और उसको चुभाया, रूह ने बड़े फ़िक्र से बताया और मैं ये सुनकर लगभग शॉक हो गई। रूह, प्यार, तुम्हें ऐसे किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर टीचर ने एलिसिया को डांटा, तो तुम खड़ी होकर कह सकती थी कि ऐसा मत करो, लेकिन किसी को चुभाना ये बिल्कुल गलत था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं मानती हूँ कि टीचर का गलत था, लेकिन अगर मैंने रूह के बर्ताव को बढ़ावा दिया, तो वो ये समझेगी कि अगर हमें लगता है कि कोई गलत है, तो उनको चोट पहुंचाना ठीक है। और क्योंकि रूह अभी बच्ची है और उसे सही गलत का पता नहीं है, तो इस उम्र में उसे अच्छे मूल्य सिखाना जरूरी है। मम्मा ने भी वही बोला, लेकिन डैडा ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर किसी ने मुझे इसके लिए चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो वो सब संभाल लेगा, मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। डैडा ने कहा कि मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो सब हैंडल कर लेगा। रूह ने अपने बालों को फ्लिप करते हुए बड़े घमंड से कहा। बिल्कुल, मेरा भाई ऐसा ही बोलेगा। जब मैं रूह की उम्र की थी,
तो वो भी मेरी शरारती हरकतों को बढ़ावा देता था। एक बार मैंने एक गिलास पानी उछाल दिया और फिर गिलास भी उस इंसान पर फेंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरे कहने पर काम नहीं किया। और मेरा भाई, अपने टिपिकल तरीके से, मुझे रोका नहीं बल्कि और प्रोत्साहित किया। तुम्हारे डैड को मुझसे बहुत जल्द अच्छी पिटाई मिलेगी, मैंने कहा और रूह ने हंसी में मेरे हाथ पर हल्की सी पंच मारी। आद्या कमरे में आई, अपनी ट्रेडिशन ड्रेस का स्कार्फ ठीक करती हुई, और मेरा भाई उसके पीछे कुत्ते की तरह चल रहा था। आद्या का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था जबकि मेरा भाई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उससे बात कर रहा था। भगवान जाने अब क्या किया होगा, या फिर शायद ये उनका एक और क्यूट झगड़ा है जो अक्सर होता रहता है। मेरे पास से दूर रहो वरना 2 चप्पल मारूंगी, आद्या ने हिंदी में चीख कर कहा और मेरी तरफ पढ़ने लगी। रूह मेरे गोद में आकर बैठ गई और हम दोनों बड़े स्माइल के साथ ये तमाशा देख रहे थे। उसे हमेशा अपने माँ बाप का ड्रामा देखना पसंद आता है और जब मैं यहाँ होती हूँ तो वो मेरी गोद में आकर बैठ जाती है, जैसे अब बैठी है। लेकिन जाना, उसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, एड्रियन उसके पीछे चलते हुए बोला। आद्या ने आंखें घुमाई, फिर उसकी तरफ मुड़कर अपने हाथ कमर पर रख लिए। तो तुम उसको अपनी गाड़ी से मार दोगे? ये नहीं जैसे वो मर गई हो, एड्रियन ने कहा। वो मर भी सकती थी, आद्या ने जवाब दिया। लेकिन वो मरी नहीं। तुम इम्पॉसिबल हो, रियान। तुम्हारे लिए नहीं, बेबी। ये तो कितना क्यूट है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा भाई ऐसी बातें करने में सक्षम है। आद्या ने पैर पटका और पलट गई। उसकी नज़र मुझ और रूह पर पड़ गई। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा भाई ऐसी बातें करने में सक्षम होगा। आद्या ने गुस्से में पैर पटका और पलट गई। उसकी नज़र मेरी और रूह की मिली और तुरंत उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। वो हमारी तरफ दौड़ी और मुझे गर्मजोशी से गले लगाया। मैंने भी उसे गले लगाया और उसके गाल पर प्यार से एक छोटी सी किस दी। हाय स्वीट हार्ट, आद्या ने बड़े स्माइल के साथ मुझे ग्रीट किया, गले से अलग होते हुए। तू सच में मेरे भाई के साथ ठीक कर रही है। ये उसका हक है। मैं तुझे बता रही हूँ, उससे बात तक मत करना, मैंने मजाक में कहा और अपने भाई की तरफ देखा जो बस मेरी तरफ गुस्से में देख रहा था, लेकिन अपनी बीवी के पास कुत्ते की तरह दौड़ कर आ गया। ऑफ कोर्स, मैं उससे बात नहीं करूंगी। जब वो गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो रोज थोड़ा थोड़ा गुस्से में रहता है, जैसे ये उसकी सेहत के लिए कोई योगा हो। आद्या ने उसे एक तीखी नज़र दी और हमें देखकर उसकी मौजूदगी को इग्नोर कर दिया। उसका दिमाग खत्म है, यकीन करो। मैं एग्री करती हूँ। वैसे क्या किया उसने? मैं क्यूरियस होकर आद्या से पूछती हूँ कि आखिर मेरा भाई ऐसा क्या कर गया जो उसे इतना गुस्सा आ गया। हम मंदिर से वापस आ रहे थे जब एक औरत ने मुझे कुछ ताना मारा। तो वापस आते हुए उसने उस औरत को गाड़ी से ठोक दिया। उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन ये स्टंट पूरी तरह से अनावश्यक और पागलपन था, आद्या ने समझाया और मेरी आंखें बड़े होकर खुल गईं। मैं अपने सिर को एड्रियन की तरफ घुमाती हूँ जो हमें इग्नोर करके बस दीवार के सहारे खड़ा है। भगवान, ये इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? वो किसी को अपने गुस्से में मार भी सकता था और अब ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। अच्छी बात यह है कि उस औरत की मौत नहीं हुई। उसने तुम्हें नीचा दिखाया, उसे मर जाना चाहिए था, मेरा भाई कमेंट्स करता है और मैं सिर्फ अपने सिर को हिलाकर उसकी तरफ देखती हूँ। वैसे सच कहूँ तो अब जब मुझे पता है कि उस औरत ने आद्या को नीचा दिखाया तो मुझे एड्रियन के किए पर इतना बुरा नहीं लग रहा। हाँ, मैं ये नहीं चाहती कि वो मर जाए, लेकिन हाँ, उसे कुछ तूफान जरूर झेलना चाहिए। काश उसके कुछ हड्डी तोड़ चोट भी लगे। दिल बेच दिया है क्या कहीं? ऐसी बातें कौन करता है, रियान? आद्या ने इस बार ज्यादा प्यार से कहा। मुझे इसकी एक भी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो उसे समझा रही है कि उसने क्या गलत किया। इस पर एड्रियन उसकी तरफ मुस्कुराता है और उसके होठों पर प्यार से छोटी सी किस करता है। ओके, आई एम सॉरी, लव। मैं सुनिश्चित करूंगा कि किसी को चोट ना पहुंचे। एड्रियन ने माफी मांगते हुए आद्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्हें किस भी किया। आद्या ने अपनी आंखें उठाई
प्रॉमिस, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक टाइट स्माइल के साथ एड्रियन ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया और कहा, आई प्रॉमिस। मैं किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारे सामने तो बिल्कुल नहीं। कितना स्मार्ट है ये। तुम इम्पॉसिबल हो। तुम्हारे लिए नहीं, बेबी। तुम्हारे लिए नहीं। रूह इनकी स्वीट नोकझोंक पर हंसने लगी, जिसने इनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अचानक दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई और उनकी आंखें रूह को देखकर चमक उठीं। एड्रियन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रूह जल्दी से मेरी गोद से उतरकर उसके पास दौड़ गई, उसकी बाहों में जाकर बैठ गई। वो उसे हवा में उठाता है और अपनी बाहों में घूमता है, जैसे ही उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगती है। कुछ पल घूमने के बाद वो आखिर रुकता है और उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा हो जाता है। रूह खुशी से तालियां बजाती है और पहले आद्या की तरफ देखती है, फिर एड्रियन की तरफ। डड्डा, मम्मा ने रूल तोड़ा। अब आपको पनिशमेंट करनी पड़ेगी, वो अपनी बच्ची वाली आवाज में कहती है और मेरे चेहरे पर हल्की सी शिकन आ जाती है। क्या पनिशमेंट? ये सवाल बिना सोचे समझे मेरे होंठों से निकल जाता है। सब मुझे देखते हैं, लेकिन ये दोनों चुप रहते हैं। रूह इस मौके का फायदा उठाकर जवाब देती है, डड्डा ने एक रूल बनाया है कि अगर उन्होंने मेरे सामने झगड़ा किया तो उन्हें तुरंत किस करके सब ठीक करना पड़ेगा। मेरे होठ शेप में मुड़ जाते हैं और मैं अपने भाई और उसकी बीवी की तरफ एक स्म देता हूँ। आद्या शर्मा कर नीचे देख रही है, जबकि मेरा बेशर्म भाई सीधा झुककर उसके होठों पर छोटी सी किस कर लेता है। मैं इन लोगों को यकीन नहीं कर सकता। बच्ची के सामने इतना ज्यादा पीडीए। भगवान इस दुनिया को बचा लो। ठीक है, अब बस। रियान, कमरे से निकल जाओ। पार्टी शुरू होने में अब 2 घंटे से कम बचे हैं और मैं और अमेलिया दोनों तैयार नहीं हैं। तो हमें टाइम दो। और हाँ, गियो और इका को फोन करके चेक करो। वो भी आते होंगे। अब क्या सोच रहे हो? जाओ, आद्या बिना रुके बोलती है और फिर रूह को अपनी बाहों में उठाकर मेरे भाई को कमरे से खींचकर बाहर निकाल देती है। जब तक वो कुछ कह या विरोध कर पाता, आद्या उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और मेरे पास आ जाती है। तुम लोग कितने क्यूट हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, मैं हल्की सी स्माइल के साथ कहती हूँ। आद्या प्यार से मेरे गाल को छूती है और कहती है, तुम्हारे पास कुछ और भी अच्छा होगा, स्वीटहार्ट। भगवान पर विश्वास रखो। वो तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेगा। अरे, इट्स ओके एमी, मेरे पास भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रूह मेरी पीठ थपथपाते हुए सिर हिलाकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश करती है। मैं कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती हूँ, तभी आद्या अचानक उठती है और मुझे देखती है। चलो अब, हमें तैयार होना है और सबको इम्प्रेस करना है। मैं उसकी बात पर हंस पड़ती हूँ जब वो अपने वॉक इन क्लोजेट की तरफ चलती है। मैं उसके पीछे छोटी रूह के साथ चलती हूँ। जो तुम्हें पसंद आए वो सेलेक्ट कर लो, फिर हम ड्रेसिंग अप शुरू करेंगे, आद्या कहती है और अपने लिए और रूह के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करने लगती है। मैं क्लोजेट में इधर-उधर देखती हूँ और अपने लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ भी मेरी नज़र को खींच नहीं पा रहा। व्हाइट, पिंक, ब्लू, येलो ड्रेसेस सब बहुत सुंदर हैं, लेकिन कुछ भी हाउस वार्मिंग पार्टी का वाइब नहीं दे रहा। जैसे कुछ भी मुझे ये फील नहीं करवा रहा कि ये ड्रेस पहनना चाहिए। मैं सारे ऑप्शंस देख रही होती हूँ, तभी मेरे अंदर एक सोच आती है, वो मुझे किस आउटफिट में देखना पसंद करेगा? मैं अपने होठों को दबाते हुए एक व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस उठाती हूँ जो मेरे एंकल तक आती है। ये एक सिंपल सी ड्रेस है, हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट, और अगर व्हाइट बो, सिंपल ईयररिंग्स, एक रोज गोल्ड पेंडेंट और कुछ ब्रेसलेट्स के साथ पहनी जाए, तो ये लुक पार्टी के लिए एकदम स्ले होगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो कह रहा है कि ये ऑप्शन सही नहीं है। मैं कुछ और पहनना चाहती हूँ, कुछ अलग और जो सबका ध्यान खींच ले। क्या हुआ? तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा? आद्या मेरे पीछे आती है और प्यार से पूछती है। मैं अपनी उंगलियों से खेलते हुए घबराहट में उसकी तरफ देखती हूँ और सिर हिलाती हूँ। वो सिर्फ मुस्कुराती है और पूछती है, क्या ढूंढ रही हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं।
मैं उसके तरफ चमकती हुई स्माइल देती हूँ और थोड़ी देर सोचकर कहती हूँ, मुझे कुछ अलग पहनना है, समझी? कुछ जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो, लेकिन क्लासी हो और इस इवेंट के लिए परफेक्ट हो। मेरे शब्दों पर उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो कान से कान तक मुस्कुराती है। मुझे बिल्कुल पता है तुम्हें क्या चाहिए। सबकी नज़र तुम पे ही टिक जाएगी। ओ माय गॉड। हाँ। चलो, वो खुशी से छलक उठी और क्लोजेट के दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ गई। मैं उसके पीछे कन्फ्यूजन में चलती हूँ। रास्ते में, मैं देखती हूँ कि बेबी रू अपनी छोटी ड्रेसें ढूंढने में लगी है, अपने लिए कुछ परफेक्ट ढूंढती हुई। वो इतनी क्यूट है कि मेरा मन करता है उसके गालों पे एक प्यार भरी किस कर दूं और उन्हें जोर से दबा दूं। आद्या पर ध्यान वापस लाते हुए मैं उसके बिल्कुल पीछे रुकती हूँ जब वो मेरे लिए कुछ ढूंढने लगती है। करीब 1 मिनट के बाद वो एक डार्क रेड रंग का कुछ निकालती है और मुझे देती है। मैं उस कपड़े के टुकड़े को देखती हूँ जो उसने दिया है, लेकिन समझ नहीं पाती कि यह क्या है। यह एक साड़ी है, आद्या मेरे बिना पूछे सवाल का जवाब देती है, और तब मुझे याद आता है जब उसने एक साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। मेरे चेहरे पर एक स्मा जाता है यह सोचकर कि उसका रिएक्शन क्या होगा जब वो मुझे यह पहने हुए देखेगा, लेकिन मैं उसको तुरंत छुपा लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह मुझे कमाल का दिखाएगा और मेरे कर्व्स को और ज्यादा हाईलाइट करेगा। और सच में, कोई हॉट लड़की को इग्नोर नहीं कर सकता, वो भी पारंपरिक आउटफिट में। जब तक वो गे न हो। नो ऑफेंस टू द गे कम्युनिटी, बस फैक्ट्स बता रही हूँ। मैं तुरंत आद्या की तरफ बड़ी सी स्माइल के साथ देखती हूँ और बिना झिझक उसे मदद मांगती हूँ। मुझे यह पहनने में मदद करो, प्लीज। वैसे, तुम क्या पहन रही हो? मैं सच्चाई से पूछती हूँ। मैं भी साड़ी पहनूंगी, लेकिन बेस कलर की। चलो, पहले तुम्हें रेडी करते हैं, वो एक्साइटेडली कहती है। जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं उसकी बात सुनकर सिर हिलाती हूँ और क्लोजेट से निकलकर वॉशरूम में चली जाती हूँ। वहां जाकर मैं रोज सैंडलवुड और दूध का फेस वॉश लेती हूँ और अपना चेहरा अच्छी तरह से धो लेती हूँ। जब मैं काम खत्म कर लेती हूँ, तौलिया उठाकर अपना चेहरा पोंछ लेती हूँ। मेरा चेहरा सॉफ्ट और हल्का महसूस हो रहा है, जबकि हल्की सी गुलाब और सैंडलवुड की खुशबू मेरी स्किन पर टिक गई है। मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ और कमरे में दाखिल होती हूँ। ब्लाउज और शेपवियर पहन लो, फिर बालों और मेकअप का काम कर लेना। उसके बाद मैं तुम्हें साड़ी पहनाने में मदद करूंगी, वरना मेकअप गिर गया तो साड़ी खराब हो जाएगी, आद्या सुझाव देती है और मैं सिर हिलाकर उसकी बात मानती हूँ। मैं उससे दूर मुड़ती हूँ, अपनी टी-शर्ट और ब्रा उतारकर स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हूँ। कपड़ा बहुत पतला है और मेरी स्किन से चिपक जाता है, जैसे दूसरी स्किन हो। मैं आईने में देखती हूँ और एक संतुष्ट स्माइल मेरे चेहरे पर फैल जाती है जब मैं ब्लाउज का परफेक्ट डीप नेक और स्लीवलेस कॉम्बिनेशन देखती हूँ। मैं ग्लैड कि ये तुम पर परफेक्टली फिट हो गई, आद्या खुशी से कहती है। अब चलो, अपना मेकअप कंप्लीट करो और मैं तुम्हें साड़ी ड्रेप करने में मदद करती हूँ। मैं उसके तरफ सिर हिलाती हूँ और एक कुर्सी खींच कर बैठ जाती हूँ। मैं अपने चेहरे पर मेकअप के लिए फेशियल सिरम लगाती हूँ और थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। मम्मा, मुझे भी रेडी करो, रू की आवाज़ सुनाई देती है और मैं उसकी तरफ मुड़कर कुर्सी से उठ जाती हूँ। चलो आज मैं तुम्हें रेडी करती हूँ, जानू, मैं कहती हूँ और वो खुशी से सिर हिलाने लगती है। मैं धीरे से हंसती हूँ और उसके कपड़े उतारकर उसे एक सुंदर बेबी ब्लू फ्रॉक पहनाती हूँ जिसमें पीछे एक बो लगा है। जब वो फ्रॉक पहन लेती है, मैं उसका सिप सही से लगाती हूँ और एक कोम्ब उठाकर उसके बालों को सेट करने लगती हूँ। मैं उसके बालों में एक सिंपल पोनीटेल बनाती हूँ और बेबी ब्लू रिबन्स से बांध देती हूँ। वो जल्दी रेडी हो जाती है और जब वो मुझे थम्स अप देती है, मैं उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करती हूँ और उसके गालों पर एक किस देती हूँ। फिर वापस अपना मेकअप कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती हूँ। मैं फाउंडेशन उठाती हूँ, थोड़ा स्किन पर लगाकर अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंडर से अच्छे से डैब करके फाउंडेशन को इवनली लगा देती हूँ। फिर कंसीलर लगाती हूँ डार्क स्पॉट्स पर, जो वैसे तो मुश्किल से दिखते हैं। मैं यूजुअली ये स्टेप स्किप करती हूँ, पर आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर उठकर साड़ी पहनने लगती हूँ।
तब तक आद्या अपनी साड़ी और मेकअप दोनों कर चुकी थी, तो उसने मुझे साड़ी ड्रेप करने में मदद की। ये एक डार्क रेड शिफॉन साड़ी है जिसमें बहुत मिनिमल काम है। मुझे इसका ओवरऑल नेटलाइक डिज़ाइन पसंद आया और इसका रंग मेरी स्किन पर परफेक्ट लग रहा है। करीब 10 मिनट में हम साड़ी पहनकर डॉन हो गए और मैं मिरर में अपना फाइनल लुक देखने के लिए बेताब थी। आद्या कुछ कदम पीछे हटकर खुशी से मुझे देखने लगी। ओ माय गॉड, तुम तो एक एंजल लग रही हो, वो तारीफ करती है और मेरे गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। सिर्फ तारीफ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने मुझे एंजल बुलाया। कभी कभी वो मुझे इसी नाम से बुलाती है और जैसे ही ये लफ्ज उसके मुंह से निकला, मेरे दिमाग में उसकी यादें छा गईं। मैं अपने होंठ काटकर अपने आप को मिरर में देखती हूँ। मेरी आंखें जो देख रही हैं उस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को इतना खूबसूरत महसूस नहीं किया। साड़ी मेरे शरीर पर परफेक्टली रैप हुई है और ब्लाउज मेरी बॉडी को एक सेकंड स्किन की तरह चिपक रहा है। डार्क रेड लिपस्टिक और मिनिमल मेकअप ने मेरे लुक को और भी एनहांस कर दिया है। मैं मिरर में अपने लुक को देखकर बहुत खुश हूँ। मेरी नज़र आद्या पर पड़ती है और इस बार मैं उसका ध्यान से देखने लगती हूँ। वो खुद भी एक सरीन ब्यूटी लग रही है, देखने लायक। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा भाई उससे पूरा टाइम कैसे दूर रह पाएगा। चलो एक पिक्चर लेते हैं, मैं तुरंत अपना फ़ोन निकालकर सजेस्ट करती हूँ। आद्या कुछ कह पाए उससे पहले मैं अपना हाथ उसके कमर पर रखकर एक मिरर सेल्फी क्लिक करती हूँ हम दोनों की। कुछ 20-30 सेल्फीज लेने के बाद हम फाइनली नीचे जाने का फैसला करते हैं। आद्या रूह को उठाती है और हम रूम से निकलते हैं। मैं धीरे धीरे चलने की कोशिश करती हूँ क्योंकि पहली बार साड़ी पहनने की वजह से चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं अपना बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि गिर न जाऊं। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, मुझे सबकी नज़र अपनी तरफ महसूस होती है। मेरा भाई तुरंत अपने हाथ से ड्रिंक छोड़ता है और सीढ़ियों के आखिरी कदम पर खड़ा हो जाता है, आद्या और रूह का इंतजार करते हुए। हेडन, जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, मेरे पीछे खड़े होते हैं, मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। थैंक गॉड वो यहाँ हैं, वरना मुझे पार्टी में अकेले चलना पड़ता, वो भी जब मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ पहना है। एड्रियन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो आद्या खुशी से पकड़ लेती है और रूह को उसके हवाले कर देती है। वो दोनों हॉल के बीच में जाते हैं और लोगों से मिलने लगते हैं। मैं आखिरी कदम तक पहुंचती हूं जहां हेडन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो मैं मुस्कुराते हुए पकड़ लेती हूं। वो मुस्कुराते हुए मुझे सिर से पैर तक देख लेता है। तुम तो स्टनिंग लग रही हो, वो तारीफ करता है और मैं सिर्फ मुस्कुराते हुए थोड़ा झुककर उसकी तारीफ को स्वीकार करती हूँ। वो मुझे पार्टी के बीच ले जाता है जहां मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को ग्रीट करती हूँ, तभी मेरा फ़ोन रिंग करने लगता है। कॉलर देखते ही मेरी आंखें चौंक जाती हैं। डैडी। मैं घबराकर इधर-उधर देखने लगती हूँ और क्राउड को स्कैन करती हूँ, जब तक मेरी नज़र उसकी काली ओनिक्स जैसी आंखों से नहीं मिल जाती। वो मुझे घूर रहा है, खासकर मेरी कमर पर जहां फिलहाल हेडन का हाथ है। अचानक मुझे कल का इनकाउंटर याद आता है और मैं तुरंत मुड़ जाती हूँ, कॉल को इग्नोर करके अपने रिश्तेदारों और गेस्ट से बात करने लगती हूँ। मेरा फ़ोन लगातार रिंग और वाइब्रेट करता रहता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करती हूँ क्योंकि सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए और वैसे भी मैं उससे दूर ही रहना चाहती हूँ जैसे उसने कहा था। मैं दोबारा क्राउड को ऑब्जर्व करने लगती हूँ। मुझे आद्या और एड्रियन जियो और उसकी पत्नी के साथ खड़े दिखते हैं, जबकि छोटी रूह अपनी उम्र की एक लड़की के साथ खेल रही है। थोड़ी दूर आद्या के पेरेंट्स खड़े हैं, जो फिलहाल मेरे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आद्या की माँ की नज़र बार बार एकाक्ष पर जा रही है, लेकिन मैं उसके एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैं उसके ऑपोजिट फेस कर रही हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने पार्टनर्स के साथ स्टेज पर आइए और कपल डांस से पार्टी की शुरुआत करते हैं, किसी ने अनाउंस किया और सब एक्साइटेड हूटिंग करने लगे। शाल्वी, हेडन प्रपोज करता है और मैं ना कहने वाली होती हूँ तभी मेरा फ़ोन फिर से रिंग करता है। मैं फ़ोन को साइलेंट मोड पर डालकर हेडन की तरफ सिर हिलाती हूँ और हम डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं।
एक रोमांटिक गाना शुरू होता है जब मैं अपना हाथ उसके कंधे पर रखती हूँ और वो अपना एक हाथ मेरी कमर पर और दूसरा मेरे कंधे पर रखता है। हम गाने की रिदम में डांस करते हैं, लेकिन मेरी नज़र अपने आप ही उसकी काली आंखों पर चली जाती है। मैं उसकी आंखों में बढ़ता हुआ गुस्सा देख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके वजूद को इग्नोर करने का फैसला लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये आसान है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो हो सकता है मैं फिर से हर्ट हो जाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब गाना धीरे धीरे खत्म होता है, सब लोग डांस फ्लोर से अलग हो जाते हैं और मैं डिसाइड करती हूँ कि थोड़ा गार्डन में स्ट्रॉल कर लूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मुझे अंदर सांस लेने में मुश्किल हो रही है। शायद उसकी गुस्से भरी नज़र मेरी जान निकाल रही है। जैसे ही मैं हॉलवे में तेज कदम चलते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, मुझे अपने हाथ पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होती है और एक झटके में मैं किसी मजबूत सीने से टकरा जाती हूँ। फिर मुझे अचानक से उठा लिया जाता है, ताकतवर हाथों के बीच।